the lecture amazing. It was amazing lecture given us. हम छोटी सी क्लास करने की कोशिश करते हैं। हम एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है? जो नया कॉन्सेप्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो जो राजनीति की एक विपरीत धाराएं थी। हम जब सवाल हम कॉन्सेप्टलाइज कर रहे थे, जो एक क्रॉस करेंट्स था 1927 से 35 के बीच में जो क्रॉस करेंट्स थी, जो राजनीति की विपरीत विचारधाराएं। तो अब आप एक सवाल को आप चाहे प्रीलिम्स में या मेंस में किसी में भी आप कॉन्सेप्टलाइज करिए और समझने की कोशिश करिए कि राजनीति की विपरीत विचारधाराएं क्या थी उस दौर में, क्या क्या ऐसी विचारधाराएं थी। आप 37 से आप 27 से 35 तक ही कंसंट्रेट करें, और बिकॉज यूपीएससी जनरली मेक अ क्वेश्चन इन द ईयर वाइज, तो एक ईयर के फ्रेमवर्क में ही सवाल पूछने की कोशिश करती है। तो 27 से 35 के बीच में राजनीति की जो एक विपरीत या क्रॉस करंट्स थी, वह किस तरह की करंट्स थी। अब इस क्रॉस करंट को समझने के लिए आप साइमन कमीशन से लेके 1927 से लेके और 1937 जो मिनिस्ट्रीज फॉर्म होती है, उनके बीच के काल को आप देखिए। जो 1937 में एक मिनिस्ट्री फॉर्म हो जाती है, जहां कांग्रेस की मिनिस्ट्री फॉर्म होती है, और 1937 का साइमन कमीशन। अब ये एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, स्क्रीन ठीक नहीं आ रही है क्या? Anyone else has a problem with the screen? Okay. तो अगर हम अब आपको दिमाग में सवाल आ जाए कि why the cross current is being examined between 1927 to 1930. The reason being, in 1927 the Congress boycotted. In 1937 Congress formed this government. अब इसके अगर हम आलोक में समझने की कोशिश करें, तो हमको एक साफ साफ दिखता है कि राजनीति किस तरह से चेंज हो रही थी। अगर हम इसको देखें कि जिस तरह से राजनीतिक आंदोलन बदला और जिस तरह से 1933-34 में पूरी तरह से आंदोलन को फिनिश कर दिया गया और 1937 में कांग्रेस की मिनिस्ट्री फॉर्म हुई। एक सवाल आपका बन सकता है कि वह क्या परिस्थितियां थी कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद 1937 में कांग्रेस ने मिनिस्ट्री की फॉर्म किया, सरकार बनाया। अब कांग्रेस को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने हमेशा लोगों की आकांक्षाओं को जगाया। The first important thing which Congress did is that कि कांग्रेस ने बार बार लोगों की आकांक्षाओं को जगाया। और 1930 का दशक था, 1930 का डिकेड था, उसमें कांग्रेस के अगेंस्ट वेरियस चैलेंजेस आ रहे थे। उसमें पीजेंट्स थे, ट्रेड यूनियन थे और स्टूडेंट्स थे। यह तीन ऐसा सेक्शन था जो कांग्रेस को लगातार चोट दे रहा था और कांग्रेस समाजवादी दल का फाउंडेशन हो गया। तो कांग्रेस के भीतर एक समाजवाद की विचारधारा विकसित हो रही, जिसको सुभाष और नेहरू 1920 के दशक से ही उसको हवा दे रहे थे। तो सुभाष और नेहरू का जो कंट्रीब्यूशन था, उस कंट्रीब्यूशन से जो साम्राज्यवाद का विरोध था, उसके कारण आगे बढ़ रहे थे। और 1870 आफ्टर 1857 राजवाड़ों का इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ किया जा रहा था। उसके बाद संप्रदायवाद का इस्तेमाल हुआ, राजवाड़ों का इस्तेमाल हुआ और कम्युनिज्म का इस्तेमाल हुआ। और 1930 के दशक में हरिजन का इस्तेमाल हुआ। तो आप एक चीज और ध्यान दें कि किस तरह से हमारे राष्ट्रवाद को तोड़ने के, टू ब्रेक आवर राष्ट्रवाद,
उन्होंने पहले राजवाड़ों का इस्तेमाल किया आफ्टर 1857, देन मुस्लिम का इस्तेमाल किया, और 1930 के दशक में अगर आप याद करें तो अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में ही डिप्रेस क्लास पे एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात स्टार्ट कर दी थी। तो तीसरा क्या हो गया, हरिजन का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो यह तीन कारणों से भारत, इस तीन कारणों से जो हमारा राष्ट्रवाद है वह कमजोर हो रहा था। अब 1935 का जो कानून आया, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रांतीय गवर्नर थे उनको यह अधिकार दे दिया कि वो पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन में लोकप्रिय मंत्रियों से बिना पूछे अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें। तो आप नोट कर लेंगे, नोट डाउन दिस when I will teach in detail the 1935 Act, then I will try to again explain, but you just note down this here कि in 1935 Act उन्होंने यह अधिकार दे दिया कि जो पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा और आदिवासी, जो बैकवर्ड क्लास, जो बैकवर्ड एरियाज है, बैकवर्ड एंड ट्राइबल बेल्ट, बैकवर्ड एंड ट्राइबल बेल्ट, इस बेल्ट में, बैकवर्ड और ट्राइबल बेल्ट में वह बगैर सरकारों से पूछे वह अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम मुस्लिम अलगाववाद, अब हम उसको मुस्लिम अलगाववाद, मुस्लिम कम्युनिज्म, नेहरू रिपोर्ट, Inna's 14 point. If we see three things together, अगर तीनों को साथ देखने की कोशिश करें तो हमको ये दिखता है कि मुस्लिम अलगाववाद को बढ़ाने के लिए इन दो चीजों का ब्रिटिश शासन ने इस्तेमाल किया, क्योंकि ये परस्पर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज थे उस समय के। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अगर हम देखें जो 1937 का चुनाव हुआ, उसमें से 442 मुस्लिम सीटों में से लीग को केवल 109 सीट मिली। 482 मुस्लिम सीट्स में से लीग को सिर्फ 109 सीट मिली। You can say that till 1937 Muslim League was not so much popular that it can dent the popularity of the Congress. लेकिन उसके बाद जब जिन्ना कट्टर संप्रदाय भरे, अब जिन्ना, मुंजे, जयकर, मालवी, जिन्ना, मुंजे, जयकर, मालवी, जिन्ना मुस्लिम हित की बात करने लगे, मुंजे, जयकर, मालवी ये हिंदू हित की बात करने लगे। तो आप यह कह सकते हैं कि इन दोनों के संघर्ष ने एक आक्रामक हिंदुत्व को भी आगे बढ़ाया और जिन्ना एक कट्टर सांप्रदायवादी बने। जो निर्णायक मुस्लिम बहुमत वाले पंजाब और बंगाल में 1937 का चुनाव कांग्रेस नहीं हारी थी। 1937 का चुनाव, इलेक्शन ऑफ 1937, कांग्रेस वहां भी नहीं हारी थी जो मुस्लिम प्रधान जो राज्य थे पंजाब और बंगाल। पंजाब और बंगाल में भी कांग्रेस चुनाव नहीं हारी थी। पंजाब और बंगाल में भी कांग्रेस चुनाव नहीं हारी थी। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि कांग्रेस कोई जुझारू कार्यक्रम विकसित करने में असफल रही। अब नाउ यू ट्राई टू आंसर क्वेश्चन कि 1937 में जीतने के बाद भी कांग्रेस आगे सफल क्यों नहीं हुई? कांग्रेस कोई जुझारू कार्यक्रम नहीं दे पाई। ये शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कांग्रेस was unable to give any aggressive policies which are beneficial to the masses। और यही एग्रेसिव पॉलिसी न देना एकता के लिए खतरा हो। जब हम लोग 1947 का जब डिवीजन एनालाइज करेंगे तो we will take our strength from this point। It's clear or not clear? I'm trying to explain because I thought the question may come from this side। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर कि साइमन कमीशन का मुद्दा।
साइमन कमीशन का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बना। आप अपना दिमाग उस पर कंसंट्रेट रखिए। The various cross currents in the national movement from 1927 to 1937. I'm trying to analyze this, and in this question, I'm trying to see how communism has grown at that time. तो 1937-27 में जो साइमन कमीशन का मुद्दा था वह राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया। अब इससे फायदा क्या हुआ? कांग्रेस came into mainstream। अगर आप याद करिए तो 1922 के आंदोलन को वापस लेने के बाद कांग्रेस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बाहर हो गई थी। 1927 का जो साइमन कमीशन का मुद्दा था, इसको बढ़ा देने के बाद कांग्रेस फिर से मेन स्ट्रीम में आ गई। और उसके बाद जो 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसने बहुत बड़ा कद गांधी का बढ़ाया। गांधी इरविन पैक्ट has given a huge impetus to the Congress and the leadership of the Congress। इसने गांधी जी को अंग्रेजों के बराबर बात करने का जो एक अधिकार दिया, उससे एक बहुत बड़ा उनको एक कद प्राप्त हुआ। अब अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर अंबेडकर का इस्तेमाल किया गया और गांधी जी को हरिजनों पर ध्यान केंद्रित करने प्रेरित किया गया। और विलिंगटन ने कांग्रेस के साथ किसी भी तरह बातचीत करना अस्वीकार किया। इसलिए 1932-33 में राष्ट्रीय आंदोलन का पतन हुआ। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई राष्ट्रीय आंदोलन गोइंग डाउन साइड इन 1922-33? On this focal point, I'm trying to repeat again the three lines I told you। पहली बात, गांधी इरविन पैक्ट से गांधी जी का कद बढ़ा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अंबेडकर का इस्तेमाल किया गया। जब अंबेडकर का इस्तेमाल हुआ तो अंबेडकर ने क्या किया? अंबेडकर जी ने हरिजन मुद्दे उठाए जो उनके जीवन मुद्दे थे। अब जब ये मुद्दे उठने लगे तो गांधी जी ने अपना सारा ध्यान कहां लगाया? रचनात्मक कार्यक्रम में, हरिजन उत्थान में। He was devoting himself for the cause of Harijan। Then what happened? He was not able to devote time for the politics। That's why in 1922-33 we are seeing that कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है वह कमजोर हो रहा था। अगर हम 21-22 का जो उभार था उसको हम देखने की कोशिश करें और उसके बाद जो हम 21-22 से लेके और हम 32-33 तक बढ़ने की कोशिश करें, अगर हम 12 सालों में बढ़कर देखने की कोशिश करें तो 1919 से 22 का जो एक राष्ट्रीय आंदोलन में एक सा उभार था और जो मॉन्टेस्क्यू चुंबकपूर्ण सुधार से हमारा मोह भंग था, उसके बाद 1927 का जो साइमन कमीशन होता है वह फिर मोह भंग करता है। 21-22 और 27। इसके बाद जो 1928 के बाद से राष्ट्रीय आंदोलन फिर सक्रिय होता है। नाउ यू ट्राई टू सी द डेट्स। 1919, 21-22, 27 और 1928 के बाद से राष्ट्रीय आंदोलन फिर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि 1919 में वो होता है, 1921-22 का आंदोलन कमजोर हो जाता है, 1927 में फिर हमको वो होता है जबकि साइमन कमीशन में इंडियंस थे ही नहीं, और 1928 में आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है और हम फिर आंदोलन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो 1928 के बाद 31 अक्टूबर 1929 को एक प्रस्ताव आता है, इसका इरविन का, जो समझौतावादी प्रस्ताव होता है, जो समझौता करना चाहते हैं। और रैमजे मैकडोनाल्ड को जनवरी 31 में उत्तरदायी सरकार देने का वादा करना पड़ता है। 1931 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का वादा करना पड़ता है। He has promised to give responsible government. Now, date 1, date 2, date 3, date 4, date 5. Now, on the basis of these 5 dates, you can see how our national movement was progressing.
from 1919 to January 1931, when we are got the promise from the British Prime Minister that will be the responsible government to the India. You are able to understand this? You are able to write this? मैं कोई नई चीज बता रहा हूं, आपको सब पता है, बस मैं उसको एक फ्रेम में लाके एनालाइज करने का मैं सिर्फ प्रयास कर रहा हूं. Anyone has any problem? अब जो लोग सिविल डिसओबीडियंस में भाग ले रहे हैं, उनका मोह भंग हो क्यों रहा था? देखिए, गोल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या टेक्निकलिटी है, इसका जनता से कोई ताल्लुक नहीं था. जनता से कोई ताल्लुक नहीं था कि वहां क्या बारीकियां चल रही हैं. वो तो सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहे थे. और उन्हीं के अगर देखा जाए जो गांधी इम्पैक्ट होता है, यह क्यों होता है? वह जनता का दबाव था. अगर ये आंसर की जाए कि गांधी इम्पैक्ट हुआ तो जनता के आंदोलन का दबाव था. जो जनता आंदोलन कर रही थी उसके कारण वह समझौता हुआ. और 32-33 में कांग्रेस को जो पराजय हुई, अगर आप देखें तो आंदोलन वो 1932-33 में होता है, कांग्रेस खत्म ऐसी हो जाती है. और इवन गांधी जी कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं और 1937 के चुनाव में उसको भारी विजय प्राप्त होती है. यह एक आम जनता की जीत थी. नाउ वन मोर क्वेश्चन. 1937 का चुनाव आम जनता की जीत थी, या गांधी इम्पैक्ट वाज द विक्ट्री ऑफ द कॉमन मासेस, और द अनाउंसमेंट ऑफ जनवरी 1931 when British Prime Minister is saying that we will give a responsible government to India, it is the victory of the masses. Now try to answer the question from this point of view. आप थोड़ा से टर्म करते हैं towards economic side. जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था उससे पॉलिटिक्स. Now see from the economic depression. 1929 में जो वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन हुआ, जो विश्व की एक विश्वव्यापी मंदी आई, इसने क्या किया? इसने भारत को दो तरह से प्रभावित किया. एक क्या किया? कीमतों में, प्राइसेस में, इसे खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. एक इसने प्रभावित किया प्राइसेस में, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में. तो उससे क्या हुआ? जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में काफी गिरावट आ गई. दूसरा, जो एक कंप्लीट एक्सपोर्ट पर बेस्ड जो एक इंपीरियलिस्टिक इकोनॉमी थी, जो कंप्लीट एक्सपोर्ट पर बेस्ड जो इंपीरियलिस्टिक इकोनॉमी थी, जो कंप्लीट एक्सपोर्ट पर बेस्ड होकर जो इंपीरियलिस्टिक इकोनॉमी थी, उसके साथ भी समस्या शुरू हो गई. तो उसका हुआ क्या कि अखिल भारतीय जो स्तर पर जो मूल्य सूचकांक था, जो सेंसेक्स था, जो प्राइस इंडेक्स था, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया. आई एम नॉट ट्राइंग टू राइट दिस फिगर फॉर यू, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि जो सेंसेक्स थे उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई. और जो कृषि उत्पादनों में जो कीमतें थी वो 1926 से ही गिरना शुरू हो गई थी. 1926 से ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो गिरना स्टार्ट हो गई. उससे फर्क क्या हो रहा था? जब उनकी कीमतें गिरने लग गई, उसके बाद जो 1930 के बाद जो गिरावट आई वो भारत यहां से स्टार्ट हो गई. और 1930 में जो गिरावट आई, जो प्राइस फॉल हुआ, उससे क्या हुआ? भारत के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई. जो कपास का जो ऑल इंडिया मूल्य था, कपास, कॉटन का, कपास का 1873 में अगर उसको 100 माना जाए
if you see the cotton in 1873 is so, तो 1933 में 133, अगर 1833 में जो उसका कपास का जो मूल्य था 18 में 100 था, 1929 में 133 था और 1931 में 1929 और 1931 70 रह गया, ये ह्यूज फॉल हुआ। और उसी के साथ साथ जो चावल था, अगर हम चावल को देखें, चावल राइस 1929 में राइस का जो प्राइस था वो 100 था, जो अगर सूचकांक जो मूल्य था 100 था, तो वह गिरकर 1932 में 45.9 हो गया। तो जो मूल्य में इतनी ज्यादा गिरावटें आई, इससे हुआ क्या, मंदी ने क्या किया, इस डिप्रेशन ने क्या किया, राजस्व, लगान और जो ब्याज के भुगतान का बोझ था उसको बढ़ा दिया। इससे अगर आप इसको देखें, मंदी से फर्क क्या हुआ, राजस्व, ब्याज, लगान, मंदी आई, जो ये डिप्रेशन आया, इस डिप्रेशन ने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इस परिवर्तन से क्या हुआ कि इसने जो डिप्रेशन है, इट हैज द बर्डन ऑफ रेवेन्यूज, रेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। उससे हुआ क्या, पीपल वर्स्ट अफेक्टेड वे द रिलेटिव बेटर ऑफ और मिडिल पेजेंट। जो मध्यवर्गीय लोग थे वह ज्यादा प्रभावित हुए। अब कृषक की मांगों, अब ऐसी समय में कृषक मांगों को भी अपना समर्थन देने में कांग्रेस को संकोच होता था, क्योंकि उसका संबंध जमींदारों से भी था। अगर हम इस मंदी के समय की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करें, तो 1920 के दशक के अंत तक जो ब्रिटिश निर्यात का जो भाग था, 1929 तक, 1920 के दशक तक, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है टीचर मी। तो 1920 के दशक के अंत तक ब्रिटिश निर्यात का जो 11% था, ब्रिटिश एक्सपोर्ट का 11%, ब्रिटिश एक्सपोर्ट का 11% वो भारत देता था। ब्रिटिश एक्सपोर्ट का 11% भारत देता था, जिसमें जो लंकाशायर के कपड़ों का 28%, इसमें लंकाशायर के कपड़ों का 28% शामिल था। 28% शामिल था, इसमें जो लंकाशायर के कपड़े थे उनका 28% शामिल था। और जो कच्चे खलिहन माल वाले गैर ब्रिटिश देश थे, उनका निर्यात ब्रिटेन के भुगतान संयुक्त में महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ, तो कपड़े का जो आया, इंग्लैंड से कपड़े के स्थानों का जो आयात था वह गिर गया। इससे क्या हुआ, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। The British economy has also been impacted due to these problems. इन सब कारणों के बाद जो भारत से रुपया जाना था वो कम हो गया। तो इनसे हुआ क्या कि जो भारत से पैसा ब्रिटेन जा रहा था, the money which is going to be transferred from India, वह कम हो गया। और भारतीय कपड़ा मिलों का उत्पादन बढ़ा, जो लंकाशायर से आयात से कहीं अधिक था। अब चीनी सीमेंट कागज में प्रगति हुई, कृषि मूल्य में औद्योगिक तुलना में भी फर्क आया। तो 1930 के दशक में राष्ट्रीय राजनीति पर बुर्जुआ वर्ग का प्रभाव पड़ा। तो 1930 के दशक में जो आर्थिक परिवर्तन होते हैं, उस आर्थिक परिवर्तन ने राष्ट्रीय आंदोलन में और वर्गों को शामिल किया। गॉट इज फाइन, नॉट गॉट इज फाइन। मैं 3 पॉइंट कह के बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे विश्वव्यापी मंदी ने राष्ट्रीय आंदोलन में और वर्गों को शामिल किया और बुर्जुआ वर्ग का प्रभाव बढ़ने लगा। उसमें 3 महत्वपूर्ण चीज है कि भारत से रुपए का जाना कम हो गया, कपड़ा उत्पादन बढ़ा,
चीनी सीमेंट कागज में प्रगति हुई। कृषि मूल्य और जो कृषि मूल्य जो हम की तुलना में कृषि मूल्य की तुलना में औद्योगिक की तुलना में तेजी से गिरे। इस तरह से 1930 के दशक में राष्ट्रीय राजनीति में बुर्जुआ वर्ग का प्रभाव बढ़ा। अब इसके साथ आप ट्रेड यूनियन देखिए कि कैसे ट्रेड यूनियन स्टार्ट हो रहा था। 1930 के दशक में किसान और ट्रेड यूनियन दो बहुत इंपॉर्टेंट रूप से हमको दिखाई देते हैं। तो हमको अगला सवाल समझना है, कैसे श्रमिक आंदोलन आगे बढ़ा। हाउ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट गॉट द मोमेंटम। The next question we try to understand. तो अगर आप 1920 के दशक में बढ़ते बुर्जुआ वर्ग के प्रभाव को देखें, या जो बड़े लोग राजनीति में प्रभावी हो रहे थे, उसके साथ साथ क्या हुआ, पूंजीवाद की वृद्धि हुई। लेकिन जो पूंजीवाद की वृद्धि और वह भी कमजोर पड़ते हुए, किंतु अभी भी जो औपनिवेशिक आधिपत्य था और विश्वव्यापी मंदी की जो परिस्थितियों में वृद्धि थी, उसके कारण श्रमिकों पर दबाव पड़ा। जो विश्व की बदलती अर्थव्यवस्था थी, the complete changing scenario in the world due to the economic depression, it has given certain stress on the labor classes. That's why the labor classes have started uniting, and we are seeing the labor movement at that era. Got it or not got it? Very good, very good. Anyone who has not got it? इसीलिए जो श्रमिक असंतोष है 1928-29 के दशक में अपनी चरम सीमा पर। Now you see these questions again in the prelims. इस श्रमिक असंतोष के बढ़ने के क्या कारण थे? अब जहां ब्रिटेन एवं पूंजीवादी जो विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जो कमजोर पड़ते संबंध थे, वह देशी उद्योग की वृद्धि में सहायक हुए। तो जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी, as I explained earlier, the imperialistic economy is going to the weaken due to certain reasons as explained. These weakening of the imperialistic economy, यह हमारे देशी उद्योग की वृद्धि में सहायक हुई, और वहीं पर कृषि के क्षेत्र में जो जारी गहरी मंदी ने इस वृद्धि को प्रभावहीन कर दिया। अब नाउ सी द कोरिलेशन, जो इंडस्ट्री विकसित हो रही थी, इससे जो फायदा होता वह जो कृषि में, एग्रीकल्चर में जो मंदी थी, उसने इस वृद्धि को सेट ऑफ कर दिया। क्लियर? तो दो चीज क्या मैंने बताने की कोशिश की कि जो एक ब्रिटेन की जो पूंजीवादी, जो ब्रिटेन और जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, उसके कमजोर पड़ने से, उसके वीक होने से एडवांटेज क्या हुआ? उसके वीक होने से एडवांटेज यह हुआ कि हमारा देशी उद्योग वृद्धि क्यों बढ़ा। आवर इंडिजिनस इंडस्ट्री और लोकल इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। लेकिन जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो एक मंदी थी, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक गिरावट चल रही थी, उसमें जो यह हमको वृद्धि प्राप्त हुई, इसको प्रभावहीन कर दिया। क्लियर और क्लियर? इसीलिए 1930 के दशक में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय में गिरावट का पता लगता। इसीलिए जो इस रीजन 1930s जो पर कैपिटा इनकम है, यह हमको कम बन गया। ठीक है सवाल? ठीक है सवाल बना नहीं बना? You got free question or not got free question? मिल गया ना? ये क्वेश्चन गलत ही होगा अगर आपने इसको इस तरह से नहीं देखा। अब उसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इसको बनाते हैं हम।
ऑप्शन ए imperialistic economy weak. Option B indigenous industry got momentum. Option C agricultural production depression. Option D lower per capita income. अगला सवाल आप किसी कुंजी से नहीं कर सकते हो. You need to understand this basic concept. मेरे ख्याल से आज तय करते हैं 100 रुपए क्लास